Early settlement discount. Another aspect of credit policy is whether to offer customers a discount for early settlement of amounts due. देखिए क्रेडिट पॉलिसी की ये एक पॉलिसी है और वन ऑफ द टेक्निक्स है कि जिसमें सप्लायर जो है ना अपने ही कस्टमर्स को जिन्होंने उससे माल लिया हुआ होता है क्रेडिट पर 3 महीने की क्रेडिट पर 6 महीने के क्रेडिट पर तो अब क्या है कि सप्लायर को पैसे चाहिए एंड क्रेडिट टर्म कहती है कि 3 मंथ्स के बाद ही पेमेंट होगी या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कस्टमर के साथ तो कस्टमर को 3 मंथ्स की मोहलत दी गई है कि भाई आप अपने ड्यूज 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्लियर कर दीजिएगा। तो अब अगर सप्लायर को फर्ज करें 1 महीने के अंदर ही पैसों की शदीद जरूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा। वो एक ऐसा ऑफर थ्रो करेगा इन तमाम कस्टमर्स के लिए कि अगर आप मुझे विद इन 3 मंथ्स की जगह विद इन 2 मंथ्स पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 2% या 5% ऑन योर इनवॉइस अमाउंट। तो ये डिस्काउंट अवेल करने के चक्कर में कस्टमर्स क्या करते हैं मान जाते हैं और जल्द देर से पेमेंट करने के बजाय जल्दी पेमेंट कर देते हैं। इस सारे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। Early settlement discounts will result in a cost, the discount, but will result in lower receivables, which can benefit a company by reducing the cost of interest charged on an overdraft, since money is being received from customers earlier. यानी बताया ये जा रहा है कि ठीक है आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो शायद आपके लिए एज अ सप्लायर के लिए कॉस्ट हो सकती है बट उससे फायदा क्या है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें से 70-80% आपको पेमेंट कर देंगे तो आपके रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, आपके हाथ में लिक्विडिटी पैसा आ जाएगा, प्लस ये आपका जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज है ना ओवरड्राफ्ट पे ये भी कम हो जाएगा क्योंकि जाहिर है आप जितने महीने ज्यादा उनका उधार दोगे मतलब उधार पे दोगे तो उतना इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा होगा। तो आपने जो है ना और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए उसी वक्त तो आपको बैंक से लेने पड़ जाएंगे ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। तो जिस वजह से कि यहाँ पे पैसे जब आपको जल्दी मिल रहे हैं आपकी लिक्विडिटी भी हो रही है, आपके हाथ में कैश आ रहा है, आप की श्योरिटी भी हो रही है कि हाँ भाई मतलब कोई बैड डेट नहीं हुआ और प्लस 3 महीने के बजाय 2 महीने में पैसे वापस आ रहे हैं, 1 महीना आप बचा रहे हो इसमें, 1 महीना आपकी मनी की वैल्यू भी डीवैल्यू होने से बच रही है। तो बहुत सारे फायदे हैं। सो कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट टू द बेनिफिट ऑफ लोअर फाइनेंस कॉस्ट एसोसिएटेड विद लोअर रिसीवेबल्स। तो हमें ये बात पता चल गई कि डिस्काउंट की जो कॉस्ट है वो यूजुअली मतलब कम होती है बट जो बेनिफिट उससे हम अचीव कर रहे होते हैं वो ज्यादा होता है। आइए एक सवाल पे आते हैं। Lowy and Price Company has annual credit sales of 12 million and 3 months are allowed for payment. The company decides to offer a 2% discount for payments made within 10 days of the invoice being sent and to reduce the maximum time allowed for payment to 2 months. It is estimated that 50% of customers will take the discount. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर वो इनवॉइस के 10 दिनों में इनवॉइस इशू होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो उनको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा उनकी इनवॉइस पर, यानी 12 मिलियन पर उनको 2% ऑफ मिल जाएगा। प्लस वो ये भी कह रहा है कि वो क्रेडिट पॉलिसी में अब ये नई पॉलिसी डालना चाह रहा है कि 3 मंथ्स के क्रेडिट के बजाय अब सिर्फ 2 मंथ्स का ही क्रेडिट मिला करेगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ कस्टमर्स विल टेक द डिस्काउंट। 50% कस्टमर्स जो हैं वो अग्री हो गए और उन्होंने ये 2% अवेल कर लिया। Assume that the volume of sales will be unaffected by the discount. वॉल्यूम ऑफ सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिमांड उतनी की उतनी है, डिस्काउंट की वजह से कोई असर नहीं पड़ा, डिमांड उतनी की उतनी है। एंड द कंपनी हैज एन ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग 10% पर ईयर। ओवरड्राफ्ट की कॉस्टिंग कितनी आ रही है 10% पर ईयर। अब कह रहे हैं कि डिस्काउंट का इफेक्ट बताओ। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि डिस्काउंट में अगर हम देते हैं तो उसमें बेनिफिट्स भी तो ये हो रहा है कि बेनिफिट में आपका ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट बच रहा है, बेनिफिट में ये हो रहा है कि आपके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, बेनिफिट में ये हो रहा है कि आपका जो अल्लाह भला करे बैड डेट होना था वो भी नहीं होगा। ठीक है, आपके हाथ में लिक्विडिटी आ रही है, 10 दिनों में आपके पास पैसे आ रहे हैं, 50% तो पैसे आपके पास आ गए ना कि आपने कैश कर लिए। तो अब इसका इफेक्ट हमें कैलकुलेशन बेस्ड बताना पड़ेगा कि द अमाउंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल इफ द कंपनी पॉलिसी रिमेन्स अनचेंज्ड would be
अगर कंपनी की पॉलिसी यानी 2 मंथ्स वाली पॉलिसी पे अभी हम नहीं जा रहे, अभी हमारी 3 मंथ्स की पॉलिसी है, तो उस पर जो हमारा अमाउंट जो हमें रिसीव होगा वो कितना होगा, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 12 मिलियन। अब ये 12 मिलियन क्या है, एनुअल क्रेडिट सेल्स है। तो यानी 3 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, तो वो हम निकाल रहे हैं। 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मिलियन, हमारे पास 3 मिलियन आ रहे हैं। इफ द पॉलिसी इज चेंज्ड, अगर पॉलिसी चेंज हो जाती है, मतलब 3 मंथ्स का क्रेडिट अब नहीं, अब सिर्फ 2 मंथ्स का क्रेडिट मिला करेगा, तो इस पे हमारे कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। सबसे पहले तो 10/365, 10 दिन की अमाउंट रिसीव हो रही है, जो कि 50% कस्टमर्स हमें रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, एंड 12 मिलियन। अब 12 मिलियन क्या है, क्रेडिट सेल्स फॉर द होल ईयर, 365 डेज के लिए। तो हमें इसमें से सिर्फ 10 डेज की सेल्स चाहिए। 10 डेज की सेल्स भी मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी सिर्फ 50% कस्टमर्स ही आपको पैसे लौटाएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2/12 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि अब पॉलिसी चेंज हो गई है और 2 मंथ्स की जितनी भी सेल्स है वो आप 2 मंथ्स का ही क्रेडिट मिल रहा है, तो उसमें भी जो 2 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स हुई है उसमें 50% आपको कस्टमर्स पैसे देंगे, डिस्काउंट अवेल करेंगे। सो ये हमारे पास बन रहा है 164384, और ये हमारे पास बन रहा है 1 लाख, 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन, एंड दिस इज 164384। व्हाट इज दिस, जिन्होंने 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी और आपका डिस्काउंट अवेल किया। और ये कौन है, जिन्होंने 10 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की बल्कि पूरे 2 महीने लगाए और उन्होंने ये अमाउंट बाद में दी 2 महीने बाद। तो आपका टोटल रिसीवेबल कितना बन रहा है, 1164,384। कितना बन रहा है, 1164,384। ठीक हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट्स रिसीवेबल, current account receivable 3 million, accounts receivable after implementing the proposal 1164,384, the reduction in accounts receivable 1,835,616, यानी इतनी अमाउंट से अल्लाह भला करे आपका रिडक्शन हो गया है किसमें, अकाउंट्स रिसीवेबल में। पहले अकाउंट्स रिसीवेबल ये थे, आपको उसमें से इसकी पेमेंट मिल गई, जब इसकी पेमेंट मिल गई उसके बाद क्या हो रहा है, ये आपके पास डिक्रीज, रिडक्शन इन अकाउंट्स रिसीवेबल आके। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है पॉलिसी का, सिंस द कंपनी हैज एन ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग 10% पर ईयर, द वैल्यू ऑफ अ रिडक्शन इन अकाउंट्स रिसीवेबल अ सोर्स ऑफ फंड्स इज 10%, यानी इसका 10% निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अब इससे कम हो गए ना रिसीवेबल्स, नहीं तो ये भी आपका ओवरड्राफ्ट में जाता। तो इसका 10% जो आपने बचाया इन परपेचुटी, 183,562, 10% ऑफ दिस। कॉस्ट ऑफ पॉलिसी, डिस्काउंट्स अलाउड ईच ईयर, 2% डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 50% से 50% कस्टमर्स को, एंड दिस इज द एनुअल सेल्स। तो आपके $1,20,000 का डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो इन शॉर्ट अब आपकी कॉस्ट और बेनिफिट का हम पूरा एनालिसिस बना लेंगे। बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी 183,562, जो इंटरेस्ट हमने बचाया, लेस कॉस्ट ऑफ पॉलिसी। कॉस्ट ऑफ पॉलिसी में यानी 2% जो हमने ये डिस्काउंट जो है दिया, तो ऑब्वियसली ये हमारा कॉस्ट आ गई। नेट बेनिफिट ऑफ न्यू डिस्काउंट पॉलिसी ईच ईयर 63,562, इस पॉलिसी के बाद जो नेट बेनिफिट निकल के आ रहा है वो 63,562 है। The proposed policy brings a net financial benefit and therefore should be accepted. Net benefit आ रहा है, इसलिए हम इस पॉलिसी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कहानी हो गई। नेक्स्ट, अब ये आपके पास सम है, पॉज करें वीडियो को और ट्राई आउट करें। Pips company is considering offering a cash settlement discount to its customers. Currently, its annual sales are $10 million and its normal payment terms are 90 days. Customers will be able to take a 2% discount for payments within 10 days. Pips anticipates that 20% of customers will take the discount. Currently, Pips has an overdraft on which it is paying 10% interest. Required, assess whether Pips should offer the discount, assume a 365-day year.
क्या कह रहे हैं कि पिप्स कंसिडर कर रहा है कि एक कैश सेटलमेंट डिस्काउंट दे देते हैं कस्टमर्स को। करंटली जो उसकी एनुअल सेल्स है वो 10 मिलियन है, और जो नॉर्मल पेमेंट के डेज है वो 90 डेज है। 90 डेज का क्या मतलब, वो अगेन 3 मंथ्स। कस्टमर्स विल बी एबल टू टेक अ 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट्स विद इन 10 डेज। अगर 10 डेज में वो पेमेंट कर रहे हैं तो उनको 2% ऑफ मिल जाएगा। पिप्स एंटिसिपेट दैट 20% ऑफ कस्टमर्स विल टेक द डिस्काउंट। 20% कस्टमर्स उसका डिस्काउंट ले लेगा। ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट वो लोग दे रहे हैं इस वक्त वो 10% है। तो यानी अब आपको बात समझ आ रही है, आपको इंटरेस्ट निकालना है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिसी कितनी है, इंटरेस्ट कितना बच रहा है आपके पास। सेकंड, आपको ये निकालना है कि भाई रिसीवेबल्स आपके 2% डिस्काउंट कितना बन रहा है, ठीक है, साल का। तो इससे आपका फिर क्या निकल आएगा, नेट बेनिफिट निकल आएगा। कितने कस्टमर्स अवेल कर रहे हैं इस डिस्काउंट को, तो यानी आपके रिसीवेबल्स कितने से रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर सम किए सेम वही पैटर्न है, वही चीज है। सेम उसी पैटर्न पे आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसको हम देखते हैं, एक्टिविटी ये कौन सी है, एक्टिविटी 8 सी। कॉस्ट पहले निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिसी। कॉस्ट ऑफ पॉलिसी किस तरह से हम निकाल रहे हैं, आपका 10% इंटरेस्ट ऑन 10% ऑफ वॉट, 10% ऑफ जो 10 डेज में आपको पे ऑफ कर रहे हैं क्लाइंट्स, वो कौन है, वो 20% कस्टमर्स हैं आपके। तो 20% कस्टमर का जो 10% इंटरेस्ट बचना है वो कैसे हम बचाएंगे, तो सी यू कैन सी 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% दैट इज 0.2, मल्टीप्लाई बाय 0.02, 2% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आपका क्या आंसर आ रहा है, 40,000। करंट रिसीवेबल्स बेनिफिट आप निकाल रहे हैं, 90 डेज का आप उसको उधार दे रहे हैं। तो 90/365 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन, क्योंकि 10 मिलियन पूरे साल की सेल्स है, तो 90 डेज की सेल्स कितनी बन रही है ये। तो न्यू रिसीवेबल्स आपके क्या होंगे, न्यू रिसीवेबल्स यानी इस सेल्स पर 20% कस्टमर आपको पैसा दे रहा है 10 डेज के अंदर अंदर। सो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.2 दैट इज 20%, ठीक है। उसके बाद ये है 0.8, 80% क्लाइंट्स जो है आपको 90 डेज पूरा लेकर पैसा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन। तो इससे आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये वो रिसीवेबल्स हैं जो आपको 10 दिनों में मिल रहे हैं, ये वो रिसीवेबल्स हैं जो आपको 3 महीने बाद मिल रहे हैं। तो आपके टोटल न्यू रिसीवेबल्स कितने हो गए, 2027398। पहले आपके रिसीवेबल्स कितने थे, ये 2465753, बट चूंकि अब आपने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है तो अब आपके न्यू रिसीवेबल्स कितने हो गए, ये। तो रिसीवेबल्स में रिडक्शन कितनी हुई, दिस माइनस दिस करेंगे आपको रिडक्शन पता चल जाएगी, विच इज 438,355। रिडक्शन पता चल गई। अब आपने इसमें ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कितना बचाया, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट बचाया, किस पर, जो आपके रिसीवेबल्स कम हुए, तो 43,836, ठीक है, ये आपने बचाया। अब 43,836 इंटरेस्ट है, और यहाँ पे ये कॉस्ट है 40,000, ये आपने एग्जैक्टली जो 2% डिस्काउंट दिया है उसकी कॉस्ट निकाली है। तो 40,000 माइनस दिस, तो आपका नेट बेनिफिट जो आ रहा है वो $3836 आ रहा है, ठीक है। सेल्स में ऑल्सो राइज एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी शुड बी इंट्रोड्यूस, क्योंकि नेट बेनिफिट आ रहा है तो हम इस पॉलिसी को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आप देख रहे हैं सेम फॉर्मेट है जो हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा, ठीक है, कि आपने करंट रिसीवेबल्स निकाले कितने हैं, ठीक है, 90 डेज के। फिर आपने न्यू रिसीवेबल्स निकाले कि चूंकि अब आप डिस्काउंट दे रहे हैं और 10 डेज में कुछ अमाउंट आपकी रिसीव हो रही है, तो 20% कस्टमर्स ने आपको पेमेंट कर दी। तो 20% ने आपको कितने दिन में कर दी, 10 डेज में। 10 मिलियन पे तो आप निकालोगे, ये आपकी वो अमाउंट है जो 10 डेज में आप रिसीव कर रहे हो। एंड देन बाकी के 80% कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, 90 डेज बाद ही पेमेंट कर रहे हैं 10 मिलियन पर, तो वो ये निकल रही है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यू रिसीवेबल अमाउंट, यानी ये अब आपका न्यू रिसीवेबल अमाउंट है। पहले आपको इतने पैसे मिलने थे, अब आपको डिस्काउंट के बाद इतने पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो इतने पैसे मिलने हैं, तो अब इतने पैसों पर आपकी मतलब आप देखोगे कि दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, आपको रिडक्शन पता चल जाएगी। जो रिडक्शन इन रिसीवेबल पता चल जाएगी तो वो उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो यानी उस पर आपने ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट बचाया, तो वो आपका आया 43,836, ठीक है।
तो आपने ये सबसे पहले निकाल लिया कि आपने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कितना बचाया, फिर दूसरा आपने कॉस्ट निकाल ली यानी कि डिस्काउंट। जाहिर है आपके लिए कॉस्ट है, तो 20% मल्टीप्लाई बाय 0.02% का डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन यानी 40,000 आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। तो दिस इज योर सेविंग्स, जो आपने बचाया और ये आपने जो खर्चा किया। सो सेविंग्स माइनस जो खर्चा किया वो आपका कितना आ रहा है, नेट बेनिफिट 3836। जो नेट बेनिफिट आ रहा है तो मतलब कि आपको ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ये एक फायदेमंद पॉलिसी है। आई होप यहाँ पर सेटलमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग रिसीवेबल्स। Framework for managing receivables. After a credit policy has been agreed, a framework is needed to ensure that it is implemented effectively. This will involve three stages. तीन stages की कहानी है receivables manage करना। Number 1 planning stage है, number 2 monitoring stage है, number 3 collection stage है। ठीक है, तो planning stage, monitoring stage, collection stage। प्लानिंग स्टेज में क्या हो रहा है, क्रेडिट एनालिसिस किया जा रहा है कि हम किसी भी कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले सोच रहे हैं, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि भैया इस कस्टमर को क्रेडिट देना क्या सही रहेगा या नहीं। ये कस्टमर क्या लेकर तो नहीं भाग जाएगा, या बाद में बहुत तंग तो नहीं करेगा। इसको क्रेडिट पर माल देने का मतलब क्या है, हमारे लिए क्या परेशानी का बायस, या हमारे लिए एक ऐसा कस्टमर, एक अच्छा कस्टमर की जो टाइम पे हमें पैसे दे देता है। तो उसका रिस्क एनालिसिस हमें करना जरूरी है। हमें फिर बैंक रेफरेंसेस भी चाहिए या ट्रेड रेफरेंसेस भी चाहिए कि हाँ ये कस्टमर आया कहाँ से है, इसका इसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, या इसके ट्रेड रेफरेंसेस कोई मतलब अगर ये कल को भाग जाता है तो मैं किसको पकड़ूं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, या कोई इसकी क्रेडिबिलिटी की कोई गारंटी ले रहे हैं नहीं ले रहा। अब हमें तो नहीं पता, रैंडमली हमारे पास कोई भी कस्टमर आ जाता है, हम किसी कस्टमर को पर्सनली थोड़ी जानते हैं, या हर कस्टमर को पर्सनली थोड़ी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको प्लानिंग स्टेज पे हमें करनी पड़ेंगी कि अगर हम ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ऐसे कारोबार का मतलब नेचर है या एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे हमें हर हाल में कस्टमर को क्रेडिट में ही माल देना है, तो हम क्या उसकी कैपेसिटी रखें, लिमिटेशन रखें, किस लेवल तक हम उसको क्रेडिट दें। जैसे बैंक्स वगैरह में भी आप अगर जाते हो लोन लेने के लिए, तो बैंक मुंह उठा के आपको लोन नहीं देता। वो पहले आपकी पूरी छान पटक करता है, देखता है आप क्यों लोन लेना चाह रहे हो, क्या रीजन है, आप उस लोन का करोगे क्या, फिर अमाउंट कितनी है, अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो क्या आप उसको लौटाने की सकत रखते हो नहीं रखते हो, आपकी वो क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है। ये सारी तमाम चीजें बैंक मद्देनजर रखते हुए, फिर कोई रेफरेंस, कोई सिक्योरिटी, कोई गिरवी, कोई चीज, कोई कागजात रखते हुए फिर आपको वो लोन इशू करता है। फिर आपकी एक लोन लिमिट भी होती है। अगर आपका किसी और बैंक के साथ मुआयदा ऑलरेडी हुआ हुआ है, आपने लोन किसी और बैंक से लिया हुआ है, तो हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो कि आप दूसरे बैंक से इस अमाउंट से ज्यादा लोन नहीं ले सकते, या कोई और बैंक से आप ले ही नहीं सकते जब तक आप उस बैंक से का उधार चुका ना हो। तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं सामने। सो बैंक्स जब नहीं देता लोन, तो हमें एज अ बिजनेस कहा जा रहा है कि भैया प्लानिंग स्टेज पे ही सोच समझ के आप तय करो, अपनी पॉलिसीज बनाओ कि किस हद तक आप क्रेडिट दोगे, कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट दोगे, आपकी फिर वसूली के क्या क्राइटेरिया होगा, और अगर कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करा तो फिर आप उस पे पेनल्टी या फिर उस पे आप क्या चीज कर रहे हो। ठीक है। Next, a credit rating agency will also provide details on a customer's trading history, debt levels, and payment performance. क्या कह रहे हैं? Credit rating agency will also provide details on a customer's trading history. कि हर कस्टमर की एक हिस्ट्री होती है कि हाँ उसने 2 साल पहले फलां बैंक से लोन लिया था और वक्त पे चुका दिया था, या उसने 4 साल पहले जो है वो फला बिजनेस से एक लोन लिया था और उसने टाइम पे चुका दिया था। तो इसकी एक जो क्रेडिबिलिटी है, या इसका जो पिछला रिकॉर्ड है वो बहुत क्लीन एंड क्लियर है, उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। तो ये एजेंसी बताएगी कि हर कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग क्या है। जैसे आजकल चाइना में भी ये चल रहा है, लाइक आपने यहाँ पे भी शायद देखा हो, इन ड्राइव, करीम, ये सब एप्लीकेशंस में जब आप राइड एंड करते हैं तो आप ड्राइवर को क्या देते हैं, रेटिंग, रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो उसमें 5 स्टार बना हुआ होता है और आपने रेटिंग देना होता है कि भाई कितने स्टार्स, एंड अगर कम स्टार्स दे रहे हैं तो उसका क्या रीजन है। इसी तरह जब राइड एंड होती है तो ड्राइवर की एप्लीकेशन पर भी एक कस्टमर रेटिंग
का ऑप्शन आता है, और जिसमें वो हमें रेट कर रहा होता है, तो वो हमें रेटिंग दे रहे हैं, हम उसको रेटिंग दे रहे हैं। तो हमारी रेटिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हमने 100 राइड्स ली तो उसमें हमारा क्या रिकॉर्ड बना, इस ड्राइवर ने 100 राइड्स दी, इसका रिकॉर्ड क्या बना, उसके हिसाब से हमारी एवरेज रेटिंग स्कोर आता है। इसी तरह चाइना ने भी अपने पास कर दिया है कि उसके हर इंडिविजुअल की एक रेटिंग होती है, जिसके पॉइंट्स कम होते हैं उसमें मतलब लोग कतराएंगे उससे कारोबार करने में, उससे मामलात करने में, और जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो उसको हम कैरेक्टर क्रेडिबिलिटी कह लो, वो कहते हैं। तो उस पे ज्यादा एतमाद, उसके लिए आसानियां, उसके लिए ट्रेड ऑप्शंस भी ओपन, सब कुछ। सो ये प्लानिंग स्टेज में ये सारी बातें तय होंगी। A decision will then need to be taken on the credit limit to be offered. A new customer's credit limit should be fixed at a low level and only increased if their payment record subsequently warrants it. अगर कोई नया कस्टमर है तो उसको आप थोड़ी अमाउंट का क्रेडिट लिमिट दो, फिक्स्ड अमाउंट का क्रेडिट लिमिट दो, ताकि आपका जो रिस्क है वो मिनिमम हो। और अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको उसको देना ही नहीं है, बचत हो जाएगी क्योंकि थोड़ी अमाउंट दी थी फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर आप छूटते ही साथ एक ऐसे कस्टमर को जो नया है, जिसको आप नहीं जानते, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जिसका कोई पास रिकॉर्ड आपके साथ नहीं है, आप उसको छूटते साथ ही 5 लाख का क्रेडिट दे दो और वो भाग जाए, तो आपके लिए तो बड़ा नुकसान है। ठीक है, धचका लगेगा आपको। So that is how it is done. For large value customers, a file should be maintained of any available financial information about the customer. This file should be reviewed regularly. Information is available from companies' annual report and accounts, and press comments. Press comments may give information about what a company is currently doing, as opposed to the historical results in published accounts, which only show what the company has done in the past. ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग फेज में आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, मॉनिटरिंग स्टेज में आप क्रेडिट कस्टमर्स को मॉनिटर करोगे, यानी कि इंश्योर करोगे कि वो अपने विद इन द क्रेडिट पीरियड, अग्रीड क्रेडिट पीरियड, अपनी अमाउंट पे कर दें। आप वक्तन फवक्तन उन्हें रिमाइंडर्स डालोगे, आप बोलोगे बस 1 हफ्ता रह गया पेमेंट ड्यू होने में, वी होप दैट यू विल क्लियर इट ऑन टाइम, बिकॉज फिर उसके बाद पेनल्टी लग जाएगी। तो आप थोड़े थोड़े अरसे में आप थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर डालोगे। फिर क्रेडिट एनालिसिस शुड ऑल्सो बी पीरियोडिकली अप्लाइड, रीअप्लाइड, स्पेशली इफ डीलिंग विद अ लार्ज कस्टमर। अगर कोई बहुत बड़ा कस्टमर है तो उस पर क्रेडिट एनालिसिस आपकी पीरियोडिकली होती रहेगी, आप उसको चेक एंड बैलेंस में रखोगे। Next, collection stage. A clear process needs to be in place for chasing late payment. For example, on a regular basis, a company could prepare an aged listing of receivables, issue regular statements and reminders, impose sanctions after a certain time limit, consider the use of a debt factor. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि नंबर 1 आप कलेक्शन कैसे करोगे, एजेड लिस्टिंग ऑफ रिसीवेबल्स। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें बेसिकली वो कारोबार जो आपके अल्लाह भला करे क्रेडिट पर माल दे रहे होते हैं, वो अपनी ये रिकॉर्ड में कीपिंग कर रहे होते हैं, जिसमें रिसीवेबल्स कितना पुराना हो गया, कितना पुराना हो गया जो मार्केट से हमें पैसा उठाना है। तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपको, पिछले 5 सालों की, 3 सालों की, पिछले 10 सालों की। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा कस्टमर अभी तक उसने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए। तो ये जब आप लिस्ट आपके सामने होगी तो रेगुलर बेसिस में रिमाइंडर्स डालना, कॉल्स करना, फॉलो अप कॉल्स करना, एंड इनसे पैसे निकलवाना, या कोई ना कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफर थ्रो करना, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, तो जिससे हमारे पैसे क्या हो जाए, वापस आ जाए। इम्पोज सैंक्शंस आफ्टर अ सर्टेन टाइम लिमिट। सैंक्शन यानी कि लीगल एक्शन, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो अब बहुत वक्त गुजर चुका है, आपने लीगल एक्शन ले लिया या फिर आपने उस पर पेनल्टी चार्ज कर दी, ये भी एक हो सकता है। कंसिडर द यूज ऑफ अ डेट फैक्टर। डेट फैक्टर होता ये है कि जितने भी आपके रिसीवेबल्स होते हैं, रिसीवेबल्स, आपने उसका एक खाता मेंटेन किया हुआ है, और ये रिसीवेबल्स का जो खाता है, इसमें फर्ज करो 10 करोड़, 10 करोड़ के रिसीवेबल्स आपको मार्केट से उठाने हैं। अब आपने अपने एंड से सारे लवाजमात कर लिए हैं, आपने रेगुलर कॉल्स भी कर ली, फॉलो अप भी कर लिया, रिक्वेस्ट भी कर ली, सेटलमेंट डिस्काउंट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट अब ये 10 करोड़ का आपका रिसीवेबल मार्केट में फंसा हुआ है और आप नहीं निकाल पा रहे। जाहिर है आप डे टू डे रूटीन में बिजी हो, अपना बिजनेस चलाने में बिजी हो, और ये थोड़ा सा निग्लेक्ट हो रहा है। तो अब क्या किया जाए, इसका एक और तरीका है कि आपने जाके मार्केट में एक बंदे को हायर कर लिया जिनका काम ही यही होता है कि रिसीवेबल्स निकलवाना लोगों से,
वसूली करना, उनका काम ही यही होता है। आपने क्या किया, आप इसके पास गए, आपने बोला कि ये यार ये मेरे 10 करोड़ के रिसीवेबल्स हुए हैं, तुम भैया इसको मुझसे खरीद लो। तो डेट फैक्टर ने कहा कि हम ठीक है खरीद लेते हैं, बट हम 10 करोड़ का तो नहीं खरीदेंगे, हम 8 करोड़ में खरीद लेंगे। तो ये बोलता है कि हाँ ठीक है ले लो, कम से कम मेरे 8 करोड़ तो रिकवर होंगे ना, 2 करोड़ का नुकसान हुआ ना, ऐसा तो मेरा 10 करोड़ का पूरा नुकसान हो रहा है। तो वो ओके कर देगा और वो ये बुक को 8 करोड़ में बेच देगा। जब वो ये 8 करोड़ में इस बुक को ऐसे बेच देगा, तो ये फिर डेट फैक्टर क्या करेगा, इस बुक को लेकर, इसमें सारी डिटेल्स है उन लोगों की जिनसे पैसे रिकवर करने, ये फिर अपने तरीके से अपने स्टाइल से इन तमाम कस्टमर्स को अप्रोच करके अपने ये 10 करोड़ निकलवाएगा। अब इसमें डेट डेट फैक्टर का क्या फायदा कि इसको 2 करोड़ ऊपर मिलेंगे अगर ये सबसे निकलवा लेगा तो। ठीक है, तो ये एक तरीका भी होता है मार्केट में, इसको हम फैक्टरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। एन अरेंजमेंट टू हैव डेट्स कलेक्टेड बाय अ फैक्टर कंपनी विच एडवांसेस अ प्रोपोर्शन ऑफ द मनी इट इज ड्यू टू कलेक्ट। यानी कि वो पहले से वो पैसे इसको दे देती है जो उसको कलेक्ट करने हैं अभी बाकी लोगों से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। A debt factor can be used simply to chase late payment, to have a wider role in managing receivables, administration of the client's invoicing, credit insurance, whereby the factor takes over the risk of loss from bad debts and so insures the client against such losses. This is known as non-recourse service. क्या कह रहे हैं? एक इंश्योरेंस की तरह भी हो जाता है ये फैक्टर, कि फैक्टर टेक्स ओवर द रिस्क ऑफ लॉस, वो तमाम बैड डेट्स की जिम्मेदारी, लॉस की भी जिम्मेदारी वो ले लेता है, और क्लाइंट को उसके बदले में पैसे दे देता है पहले से ही। तो इससे एक इंश्योरेंस काइंड ऑफ मिल जाती है। इसको हम नॉन रिकोर्स सर्विस भी कहते हैं। नॉट ऑल फैक्टरिंग agreements are non-recourse. If this service is not being offered, then this is with a recourse service. यानी कि जरूरी नहीं कि हर फैक्टर जो है एडवांस में आपको 8 करोड़ दे दे पहले से, ऐसा जरूरी नहीं है। हर फैक्टर कंपनी के अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं। हो सकता है वो बोलें कि वंस हम रिकवर कर लेंगे तो फिर हम उसका मतलब 30% हम रखेंगे, जितना भी हम रिकवर कर पाए बाकी 70% आपका। इस तरह करके भी हो सकता है कोई सेटलमेंट हो जाए। Next, making payments to the client in advance of collecting the debts. A factor will purchase selected invoices and advance a percentage of their value, charging interest on the amount advanced. When the customer pays, the factor will pay over the balance, less charges. This is sometimes referred to as invoice discounting. इसको हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी कहते हैं कि जहाँ पे फैक्टर परचेज कर लेता है इनवॉइसेस और उसका एक परसेंटेज वो आपको वैल्यू में दे देते हैं। जैसे मैंने कहा 10 करोड़ की इनवॉइसेस थी, किताब थी, तो 8 करोड़ आपको दे दिए, कुछ एडवांस दे दिया। जरूरी नहीं 8 करोड़, 5 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड ऑन द अग्रीमेंट एज वेल। तो ये सारी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये प्लीज कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको जहन में रखिएगा। इसको इनवॉइस डिस्काउंटिंग किसे कह रहे हैं, नॉन रिकोर्स सर्विस किसे कह रहे हैं, रिकोर्स सर्विस किसे कह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नए वर्ड्स हैं, तो आई होप कि ये याद रहेंगे आपको। नॉन रिकोर्स में डेट फैक्टर हैज नो रिकोर्स टू द क्लाइंट इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट, दैट इज बैड डेट्स इंश्योरेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डेट फैक्टर। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं भैया? एडवांटेजेस तो यही है कि आपके यूर सेविंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आपको जो एक स्ट्रेस था कंपनी को कि भैया हमें रिसीवेबल्स वसूली करने हैं, निकलवाने हैं, वो स्ट्रेस से आप बच गए। प्लस आपने उसमें जो टीम लगानी थी कि जाओ कॉलें करो और उनसे निकलवाओ पैसे, और ईमेल्स करो और जाके उनके दरवाजे पे नॉक करो, मीटिंग करो, बोलो कि भाई पैसे चाहिए, पैसे दो, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच गई। एक्सपर्टीज इन क्रेडिट एनालिसिस, ये डेट फैक्टर की एक्सपर्टीज होती है कि वो कस्टमर को देखते ही साथ भाप लेता है कि ये कितना तप्पड़ है इसके अंदर, कितना ये पे कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, और इससे निकलवाने का क्या टोटका होना चाहिए। तो ये क्रेडिट एनालिसिस की एक्सपर्टीज किसके पास है? डेट फैक्टर के पास है। नेक्स्ट, अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, especially if cash flows are under pressure due to rising sales, that is over trading. A flexible source of finance का क्या मतलब है कि जाहिर है कि आपके तो वो पैसे फंसे हुए हैं ना, रिसीवेबल्स हैं आपके, तो पैसे फंसे हुए हैं, अब आपसे तो वसूली हो नहीं रही है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आपने अपने रिसीवेबल बुक्स बेची और आपने अपना पैसा लिक्विडिफाई करा दिया। डिसएडवांटेज क्या है? फीस चार्ज बाय अ डेट फैक्टर फॉर सर्विस, उसको फीस तो देनी पड़ेगी आपको।
और तो 2 करोड़ का तो आपको फिर भी नुकसान हुआ ना, 10 करोड़ में से 8 करोड़ मिल भी गए तो 2 करोड़ तो आपको देने पड़े ना, वो आप ही के जेब से गए ना। पॉसिबल लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, हो सकता है कि कस्टमर की जो गुडविल थी आपकी कंपनी के बारे में, उसका जो इमेज था आपके ब्रांड के बारे में, वो खराब हो जाए और फिर वो कस्टमर कभी भी आपसे ना खरीदे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फैक्टर ज्यादा अग्रेसिव हो और फैक्टर धमकी देकर डाकू की तरह गुंडा बन के निकलवाए पैसे। तो ये आपकी कंपनी का इमेज खराब हो सकता है मार्केट में। इन द पास्ट वाज व्यूड एज एन इंडिकेशन दैट द कंपनी यूज द फैक्टर इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ये भाई वही कंपनीज यूज करती हैं, मतलब ये पास्ट में ऐसा समझा जाता था पुराने जमाने में कि भाई जो कंपनी आखिरकार डेट फैक्टर के पास जाती है ना, वो बेचारी कंपनीज होती हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियल मुश्किलात का शिकार होती हैं और जिनको पैसों की सख्त जरूरत होती है। तो वो ही फाइनली डेट फैक्टर के पास जाती हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं कि डेट फैक्टर के पास जाया जाए, इन गुंडों के पास जाया जाए और इनसे जो है ना अब मदद ली जाए कि पैसे निकलवा देंगे। ठीक है, तो दैट इज द impression of debt factor in the past. Activity देखते हैं। A company with sales of 240 million per annum has an average collection period of 3 months. Bad debts are 2%. A factoring company will provide non-recourse factoring for a fee of 5% of revenue. As a result of this, administration savings will be made of 8 million per annum, and the credit period will fall to 2 months. The factor will also advance 75% of the value of invoices in cash for the duration of the credit period. The interest rate on these advances is 13%. The company has a cost of borrowing of 10%. Very good. सारा data given है। Assess whether the factor should be used or not. यानी कि क्या हमें फैक्टरिंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फैक्टरिंग की तरफ जाएंगे तो हमारा बेनिफिट क्या है, हमारी कॉस्ट क्या है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इज दिस डन। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कि सेटलमेंट डिस्काउंट था उसी तरह का मिलता जुलता, ओनली द वर्ड्स आर डिफरेंट। ओके, तो इसको देखते हैं हम। सो फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेट फैक्टर। कॉस्ट ऑफ डेट फैक्टर निकालना है कि फैक्टर कितना चार्ज कर रहे हैं हमसे। वो कह रहा है कि 5% हमसे फी चार्ज करेगा। कितना? 5% फी चार्ज करेगा ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमारा कितना है? रेवेन्यू हमारी सेल्स जो है 240 मिलियन पर एनम है। तो 240 मिलियन पर एनम का 5% निकाला, 12 मिलियन उसके चार्जेस होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट कितना वो चार्ज कर रहे हैं? अच्छा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10% है कंपनी की, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 13% है, यानी कि ये इंटरेस्ट रेट हमें किसको देना पड़ेगा? फैक्टर को। और अगर हम फैक्टरिंग नहीं कराएंगे, हमें पैसों की तो जरूरत है ना, तो हम फिर बैंक से बोरो करेंगे। अगर हमने अपने रिसीवेबल के खाते को नहीं बेचा फैक्टर को, तो फिर हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? फिर हम बैंक से लोन लेंगे, और बैंक से लोन लेंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना पड़ेगा? 10%। और यहाँ हम अगर फैक्टर को बेच देंगे अपनी ये किताब, तो उसको हमें 13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यानी कि इन टोटल हर हाल में 10% तो मेरी कॉस्ट लग ही रही थी, लेकिन अब फैक्टरिंग अगर कराता हूँ तो 3% एक्स्ट्रा लगेगी कॉस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया? 13 - 10 यानी 3% मल्टीप्लाई बाय 75%। क्यों? क्योंकि 75% माल अमाउंट जो है, 75% ऑफ 240 मिलियन वो हमें एडवांस में दे देगा फैक्टर बिफोर ही रिसीव्स फ्रॉम द कस्टमर। So 3% मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 240 मिलियन एंड प्लस 2 महीने का क्रेडिट, तो हमारे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस कितना बन रहा है? 0.9। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, सो अगर नहीं क्लियर हुई तो आप दोबारा जरा सुन लीजिए इस रिकॉर्डिंग को। तो 12 और 0.9, ये आपकी दोनों कॉस्ट आ रही है। एक तो ये फैक्टर को आपको हर हाल में देना है 5% ऑफ रेवेन्यू, और ये आपको इंटरेस्ट भी उसको देना है। तो 12.9 आपकी कॉस्ट ऑफ डेट फैक्टर आ रही है। फिर उसके बाद बेनिफिट ऑफ डेट फैक्टर। बेनिफिट कितना आ रहा है भाई? आपके जो करंट रिसीवेबल्स थे वो कितने थे? 240, 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड था, एंड बैड डेट्स 2% थे। ठीक है, तो आपका करंट जो रिसीव होना था वो कितना है? 240।
मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, 60 मिलियन आपको रिसीव करने थे। न्यू रिसीवेबल्स अब कितने हैं? 240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, $40 मिलियन। रिडक्शन कितनी हो रही है रिसीवेबल्स में? रिडक्शन हो रही है 20 मिलियन की। तो 20 मिलियन लीड्स टू इंटरेस्ट सेव्ड, यानी कि इस रिडक्शन पे अब आपको इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा 10% का। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 10%। तो 2 मिलियन पर आपको इंटरेस्ट नहीं दे 2 मिलियन इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। प्लस जो बैड डेट है 240 मल्टीप्लाई बाय 2%, ये 2% का बैड डेट कितना आ रहा है? 4.8। ये भी तो आपका बच रहा है ना, क्योंकि ये अब अमाउंट तो 4.8 जो बैड डेट है वो अब आपको मिल जाएगी रिसीवेबल्स। ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन सेविंग्स कितनी हो रही है? जाहिर है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को बोलोगे कि ये रिसीव करो अमाउंट, निकलवाओ पैसे, तो 8 मिलियन आपके लग जाएंगे पर एनम। तो 8 मिलियन पर एनम आपके लगेंगे। तो 3 मंथ्स के कितने लगेंगे? तो खैर इन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन सेविंग्स पूरे 8 मिलियन लिख दिए हैं। अच्छा, अब ये टोटल आ गया है हमारे पास 14.8। सो यूज द फैक्टर एज इट इज एस्टिमेटेड टू सेव $1.9 मिलियन पर एनम। तो पर एनम हम कितना बचा रहे हैं यहाँ पर? 12.9 खर्चा आ रहा है और यहाँ पे हमारा बेनिफिट कितना हो रहा है? 14.8। तो 14.8 को जब हम माइनस करेंगे 12.9 से, तो हमारा क्या आना चाहिए? 1.9 मिलियन पर एनम जो हम बचाएंगे। तो जिसलिए वो हमें रेकमेंड कर रहे हैं कि आप फैक्टर को यूज करें। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब इसमें आप देखें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जो इन्होंने कहा फॉर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, हम कैसे निकाल सकते हैं? 0.75 इंटू एनुअल सेल्स विच इज इक्वल्स टू 180 मिलियन। सो दिस इज एडवांस फॉर 2 मंथ्स एट एन एनुअल कॉस्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है। खैर आप इस सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, बट दिस इज मोर बेटर। क्या आपने सिंपली कॉस्ट ऑफ डेट फैक्टर, ये आपने जो रेवेन्यू चार्ज हो रहा है, फिर उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, यानी 10% तो आपको हर हाल बैंक से लेना ही है पैसे। तो फिर वो तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है बेसिकली। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी फैक्टर से क्या बन रही है? इंक्रीज 3%। 3% मल्टीप्लाई बाई 75% मल्टीप्लाई बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12, तो आपके पास 12.9 आ रहा है। ठीक है। तो ये इसको इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट, मैनेजिंग फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल फॉरेन डेट्स रेज द फॉलोइंग स्पेशल प्रॉब्लम्स। अगर आप दूसरे मुल्क से या किसी और मुल्क के बैंक से आप अगर डेट रेज करोगे तो उसके साथ कुछ मसाइल आएंगे। इट मे बी हार्डर टू बिल्ड एन एक्यूरेट क्रेडिट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी इन अ डिस्टेंट कंट्री। ऑब्वियसली जो बैंक एक दूसरी कंट्री में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीके को लोन चाहिए किससे? जर्मनी की किसी कंपनी से। तो जर्मनी में जो बैंक बैठा है वो कैसे ये पता लगा सकता है कि पाकिस्तान की फलां कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, या फला इंडिविजुअल की क्रेडिट रेटिंग क्या है? थोड़ा उसका क्रेडिट एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। देन इट मे बी हार्डर टू चेज फॉरेन कस्टमर्स फॉर पेमेंट। फॉरेन कस्टमर्स को पीछे पड़ना, उनसे निकलवाना पेमेंट, डिफरेंट टाइम जोन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड यू डोंट नो दूसरी कंट्री के लॉज, कायदे कानून। तो ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, इफ अ फॉरेन डेटर रिफ्यूजेस टू पे अ डेट, the exporter must pursue the debt in the debtor's own country and may lack an understanding of the procedures and laws of that country. Obviously अगर वो रिफ्यूज कर देता है, बैड डेट हो जाता है वो सर्टेन डेटर, तो फिर उसको परसू करना या उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, लीगल एक्शन लेना दूसरी कंट्री में, वो भी थोड़ा सा क्या काफी मुश्किल हो जाता है। भैया आप अपनी कंट्री में बैठे हो, दूसरी कंट्री के क्या कायदे कानून है, वहां पे कौन सा कोर्ट सिस्टम है, वहां पे क्या उनके प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, आप रिस्क को किस तरह रिड्यूस कर सकते हो अगर आप दूसरी कंट्री से ले रहे हो लोन? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, IOU साइंड बाय द कस्टमर। ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट,
The customer's bank guarantees it will pay the invoice after delivery of goods. आप उस कस्टमर के बैंक से गारंटी ले लो, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं. इनवॉइस डिस्काउंटिंग कर लो, डेट फैक्टर को बेच दो. Debt factoring कर लो. A local debt factor based in the export market can be especially useful in performing credit analysis and chasing for the payment. तो 4 हमारे पास मेथड्स हैं रिड्यूस करने के लिए: रिस्क, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड डेट फैक्टरिंग. Managing trade payables. Effective management of trade accounts payables involves seeking satisfactory credit terms from supplier and maintaining good relations with suppliers. Timely payment of invoices in line with agreed payment terms will prevent the possibility that late payment of invoices endangers the firm's long-term relationship with the supplier. क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए. ट्रेड पे अकाउंट्स पेबल इन्वॉल्व सीकिंग सैटिस्फैक्टरी क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद सप्लायर्स. सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन रखें, ताल्लुकात अच्छे रखें, तो आपके जो ट्रेड पेबल्स है ना उसमें हो सकता है आसानी हो जाए. वैसे तो आपको इनवॉइसेस टाइमली बेसिस पे पे करना चाहिए, बट अगर आपके सप्लायर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप थोड़ा सा उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उससे थोड़ा सा अपने एक्सटेंड टाइम करवा सकते हो कि भाई मुझे 1 महीने में पेमेंट करनी थी आपको, मैं नहीं कर सका, बहुत माजरत, मुझे 1 हफ्ते का टाइम और मिल सकता है कि आपकी इजाजत से, तो मैं थोड़ा सा ये फटाफट आपको कर देते हैं. तो ये जब बातचीत करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक अच्छी रैपो बिल्डिंग हो जाती है, तो आप सप्लायर से कुछ हद तक फेवर भी ले सकते हो. देन इवेल्युएटिंग डिस्काउंट्स. यहाँ पे भी वही चीज है कि जब आपको पे करना है सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा. इवेल्युएटिंग डिस्काउंट्स. जिस तरह आप जब किसी को क्रेडिट पे सामान देते हो और उसमें आप ये देख रहे होते हो कि भाई क्या मुझे सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें बेनिफिट है या नहीं है, जिस तरह हमने ऊपर सम्स भी किए उसके लिए, तो उसी तरह सेम वे पेबल्स पे, यानी कि जो हमें हमने किसी से लोन लिया है, हमने किसी से उधार पे माल ली है और हमें उसको पेमेंट करनी ही करनी है, और वहां हमारे सप्लायर ने हमें कोई डिस्काउंट ऑफर किया है अर्ली पेमेंट के लिए, तो क्या हमें अर्ली पेमेंट अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इसको भी हम इवेल्युएट उसी तरह करेंगे जिस तरह हम ऊपर में देख रहे थे कि हमें डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. यहाँ पे हम इवेल्युएट क्या कर रहे हैं कि हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इसके डिसीजन को हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, सेम हम देखेंगे कि क्या इसका बेनिफिट, यानी जो डिस्काउंट हम बचा रहे हैं वो तो हमारे लोअर पेबल्स हो जाएंगे क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है इनवॉइस की अमाउंट कम हो जाएगी, बट उसके अगेंस्ट में कॉस्ट इनकर होगा टू इंक्रीज द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट. क्योंकि अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मतलब बहुत लॉजिकल सी बात है, आपने उधार लिया है 1 लाख का फर्ज करो, ठीक है, और आपने उससे वादा किया है, ए से वादा किया है, आप एक्स हो, आपने ए से वादा किया है कि मैं 1 लाख रुपए लौटा दूंगा कितने टाइम बाद, 3 महीने बाद, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स. अब वो जो ए है, कंपनी है जिसने आपको लोन दिया है, सप्लायर है जिसने आपको लोन दिया है, वो कह रहा है कि 1 महीने में लौटा दो तो मैं तुम्हारी इनवॉइस अमाउंट कम कर दूंगा, मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तुम्हें सिर्फ 90,000 लौटाने पड़ेंगे. तो अब 1 महीने बाद ही वो 90,000 मांग रहे हैं वापस. तो सोचने वाली बात तो ये है ना कि एक्स ने 1 लाख इसलिए मांगे थे क्योंकि उसके पास नहीं थे, तो 3 महीने के लिए इसलिए मांगे थे क्योंकि 3 महीने बाद हो सकता है उसकी सेल्स होनी थी और उससे उसको पैसे आ जाते और वो रिटर्न कर देता. बट अब 1 महीने बाद ही पैसे मांग रहे हैं, तो ये एक्स कहाँ से ला के देगा, उसकी जेब में नहीं रखे हुए, तो वो फिर बैंक से एक शॉर्ट लोन ले लेगा जिसको हम ओवरड्राफ्ट कह रहे हैं, ठीक है, 90,000 का. लेकिन जब वो बैंक से ये लेगा 2 महीने के लिए, तो बैंक को 2 महीनों के लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यस और नो, 2 मंथ्स के लिए. तो ये इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, क्या ये ज्यादा कॉस्ट है इस 10,000 से जो ये सोच रहा है यहाँ बचा लेगा डिस्काउंट लेके. हमें ये कंपेयर करना है. जब हम ये कंपेयर कर लेंगे और हमें लगा कि इंटरेस्ट कम है और ये ज्यादा फायदा है, नेट बेनिफिट अगर हमें हो रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नेट बेनिफिट नहीं हो रहा तो हम इस डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सीधी सी कहानी, ठीक है. आइए देखते हैं. Tips has been offered a discount of 2.5% for an early settlement by a major supplier from which it purchases goods worth $1 million each year.
PIP's normal payment terms are 30 days. Early settlement requires the payment to be made within 10 days. 10 दिन के अंदर पेमेंट मांग रहे हैं. तो currently PIP's has an overdraft on which it is paying 10% interest. 10% interest है, यहाँ 2.5% discount है. So what is the net benefit of accepting the early settlement discount? इसका solution. सो करंट पेबल्स कितने हैं हमारे पास? 30 डेज के लिए हम लेते हैं, ठीक है. तो 30 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, ठीक है. तो ये हमारे करंट पेबल्स हैं. अब अगर हम डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं, यानी 10 दिन में पेमेंट करनी है, तो 10 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, 27397, ठीक है. रिडक्शन कितनी हो रही है? रिडक्शन हो रही है हमारे पास इन पेबल्स 54,795. इसको हम 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे. एज विथ रिसीवेबल्स द डिस्काउंट इज इग्नोर्ड इन दिस कैलकुलेशन. रिसीवेबल्स में हम डिस्काउंट को भी यहाँ शामिल कर रहे थे, बट यहाँ चूंकि पेबल्स है तो हम डिस्काउंट को शामिल नहीं करेंगे. हम देखेंगे इस तरह से कि ओवरड्राफ्ट हमें कितना लेना, इसमें हम ओवरड्राफ्ट कितना बचा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इस अमाउंट पे. तो 54,795 मल्टीप्लाई बाय 0.15480 का हम बचा रहे हैं इसमें. बेनिफिट कितना है? हमारे पास 2.5% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, 25,000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, जिसपे हमारी नेट सेविंग कितनी हो रही है? 25,000 माइनस 5480, तो हमारी नेट सेविंग हो रही है 19,520 की. तो यानी हमें ये डिस्काउंट लेना चाहिए, राइट, एक्सेप्ट करना चाहिए, और 9,520 का हमारा नेट बेनिफिट आ रहा है. तो आपको यहाँ पे कहानी समझ आई कि किस तरह हो रहा है. करंट पेबल्स 30 डेज का बताया, फिर 10 डेज का बताया, और यहाँ पे हमने डिस्काउंट एलिमेंट को शामिल नहीं किया जैसे कि हम रिसीवर्स पे कर रहे थे. इन दोनों का डिफरेंस निकाला, रिडक्शन इन पेबल्स पता चला हमें, जिससे हमारा इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ये मतलब ऑब्वियसली हमारा ये पेबल्स जब कम होंगे तो ये इस पर हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा इस अमाउंट में, तो 5480 हम बचाएंगे. एंड बेनिफिट जो हमें डिस्काउंट लेकर मिल रहा है वो 25,000 का मिल रहा है, ठीक है. तो 25,000 माइनस 5480, हमें नेट सेविंग 19,520 की हो रही है. आगे बढ़ रहे हैं. A company which has an overdraft costing 10% per year is evaluating whether to accept a 1% discount for paying its invoices 30 days earlier. Assume a 360-day year. Evaluate whether to accept the discount. Accept करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Solution क्या है? No dollar amounts are given here, so we must look at this in percentage terms. यहाँ पे चूंकि कोई हमें amount नहीं given, तो हम इसको percentage base पर देखेंगे. Discount received divide by amount paid if discount taken multiply by 100. डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है? 1%. एंड अमाउंट पेड इफ डिस्काउंट टेकन, इसकी अमाउंट क्या होगी? तो 1% ऑफ 1 डिवाइड बाई 99%, यानी 100% अमाउंट हमें देनी थी, 1% डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर जाहिर है 100 माइनस 99, 100 माइनस 1, 99% आ गया. तो हमारे पास 1.01%, where 1% is the discount and 99% the percentage of amount due that is paid. This is the benefit of accepting the offer expressed over a 30-day period, since the company is paying 30 days early. This can be converted into annual equivalent rate using the following formula. This formula is not given in the exam. तो ये formula आपको याद करना पड़ेगा. 1 plus capital R equal to 1 plus small r to the power n. कैपिटल आर का मतलब है एनुअल रेट, स्मॉल आर का मतलब है पीरियड रेट, एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर. इन एनुअल टर्म्स दिस इज 1.0101 टू द पावर 12, और आर क्या हो गया? 12.82%. Since the benefit of the discount is above the cost of overdraft, which is 10%, the discount should be accepted. सीधी सी कहानी यही बता रहे हैं कि बेनिफिट ये मिल रहा है और ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट ये आ रही है, तो दोनों को माइनस करें तो नेट बेनिफिट ही आ रहा है. ठीक है जी. सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल. अगर पेबल नहीं अकाउंट्स रिसीवेबल होता तो भी हम इसी तरह से यही फॉर्मूला की बेस पर निकाल रहे होते. ठीक है, ये सवाल खुद से ट्राई कीजिए.
Hansel Company is to make a payment of $10,000 to a supplier. A 2% discount is available for paying after 1 month instead of the standard term of 3 months. What is the annual percentage cost of the discount? Annual percentage cost of the discount. Cost निकालनी है, किस तरह निकालेंगे? 9,800 paying 1 month early instead of 10,000 is a benefit of $200. So benefit $200 divided by 9,800 will give us 2.04% over a 2 month period, or as a percentage 0.204. There are 6 2 months periods in a year, so this is an annual benefit of 1.0204 to the power 6, 12.9%. So 12.9% is your correct answer. Annual percentage cost of discount, 12.9%. Managing foreign accounts payables, again वही सारी चीजें हैं. To avoid the risk of an adverse exchange rate movement by the time a foreign currency invoice is due to be paid, company sometimes pay the invoice early. This sometimes called leading. इसको leading भी कहते हैं कि आप खुद से, आपको पता है कि 3 months के बाद पेमेंट करनी है, बट आप खुद से 1 month पे या 2 month पे पेमेंट कर देते हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि 3 months के बाद आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो लिहाजा आप लीडिंग लेते हो और इस रिस्क को मैनेज करते हो और पहले ही पे कर देते हो. तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सम है जो कि एग्जामिनेशन में से पैटर्न पे आ सकता है. आपकी टोटल बैलेंस शीट भी गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी गिवन है. क्या कह रहे हैं? यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डिटरमाइन वेदर अ डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ 1% विल लीड टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर वेल कंपनी अज्यूम अ 365 डे ईयर. यानी पहले हमने जितने भी सम्स ऊपर किए हैं वो तसल्ली से आप दोबारा करोगे, फिर आप ये सवाल खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है, ताकि आप देखो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप खुद से इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कितनी चीजें सही कर रहे हो कितनी चीजें गलत कर रहे हो. क्योंकि जब गलती होगी तो फिर जब आप गलती को दुरुस्त करोगे तो उसमें जो सीखोगे वो सही मायनों में सीखोगे. ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपने खुद से ट्राई करना है. इसको हम इजी है, कोई ऐसी इसमें कोई पेचीदा बात नहीं है. जब हमने ऊपर के सारे सम्स कर लिए हैं तो ये भी आसानी हो जाएगा और उसी तरह से होगा, आपको सोल्यूशन देकर समझ आ जाएगा. ठीक है, तो आप खुद से पहले इसको ट्राई करना, फिर इसको सोल्यूशन देकर समझना. अगर फिर भी कहीं मसला हो तो वी कैन डिस्कस. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट.